फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं भाग 8 के बारे में। यानी ये जो संविधान का भाग 8 है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रावधान दे रखे हैं, जिसमें हमें केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमें विशेषकर जानकारी करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाग 8 से कई सारे प्रश्न देखे जाते हैं, खासकर दिल्ली के प्रशासन से लेकर, यानी दिल्ली के जो प्रशासन से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखे जाते हैं पेपर में। आज हम सभी उन पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं कि किस किस विधि से, किस किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से नए प्रावधान जोड़े गए। हम बात करेंगे शुरू से लेकर के और छोड़ देंगे हम वर्तमान 2025 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो संविधान का भाग 8 है, उस भाग 8 से पहले की जो प्रक्रिया रही है उसके बारे में चर्चा करनी है। हमारा जो भारत है, जिस समय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भाग जब 1 देखा गया तो उसमें भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अगर देखा जाए तो हम बात कर रहे हैं किस भाग की, संविधान के भाग 8 की। ये जो भाग 8 है, इसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। यानी भाग 8 का नाम क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। अगर हम इसी के बारे में बात करें कि ये जो संविधान का भाग 8 है, इसमें अनुच्छेद कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का आर्टिकल 239 से लेकर के संविधान के आर्टिकल 241 तक इसमें प्रावधान दे रखे हैं। इसमें कुछ आर्टिकल क इस तरीके से दे रखे हैं, उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। हम पहले बेसिक जानकारी दे दें। यानी मूल संविधान में देखा जाए, ये जो संविधान का भाग 1 है, उसमें राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। राज्य क्षेत्र को परिभाषित है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इसमें 3 तरीके से भारत को बांटा गया है। अगर इनमें हम बात करें, नंबर 1 पे है राज्य, स्टेट, नंबर 2 पे संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, और नंबर 3 पे हैं अर्जित किए गए राज्य, अर्जित राज्य। यानी ये जो 3 शब्द दे रखे हैं, अगर हम 3 शब्द की बात करें, यानी राज्य क्षेत्र को जो परिभाषित किया जा रहा है भाग 1 में, जिसमें नंबर 1 पे राज्य, स्टेट होगा, यानी भारत में क्या क्या होगा, भारत में राज्य होंगे, भारत में संघ राज्य क्षेत्र होंगे, और भारत में वे राज्य होंगे जो अर्जित किए जाएंगे। विशेष करके बात चल रही है ये 1950 में, क्योंकि जिस समय ये बात चल रही है कि अर्जित किए जाएंगे, इस समय पर भारत में फ्रांसीसी भी हैं। यानी भारत में कौन रह रहे हैं? फ्रांसीसी हैं। अगर हम बात करें इसी समय 1950 में भारत में पुर्तगाली भी हैं। यानी जिस समय हम संविधान को लागू कर रहे हैं, भले ही अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हो गया है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का अधिकार है और कुछ क्षेत्रों पर फ्रांसीसियों का अधिकार है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शब्द इसलिए डाला गया है कि जब ये जाएंगे, इनसे जो क्षेत्र भारत में मिलाए जाएंगे, वो क्षेत्र कहाँ रखे जाएंगे? अर्जित राज्य में रखे जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये फ्रांसीसी 1954 में भारत से गए, जब ये फ्रांसीसी
1954 में जब भारत से गए तो यहाँ से बहुत बड़ा क्षेत्र हमें मिला, जिसे हम पहले कहते थे पांडुचेरी, और इन्हीं से मिला कराईकल, और यहीं से मिला हमें यनम, और यहीं से मिला हमें माहे। और अगर हम तुम्हें बता दें कि ये पुदुचेरी और ये कराईकल, ये दोनों तो पड़ते हैं वर्तमान में तमिलनाडु में। कहाँ पड़ते हैं ये वर्तमान में दोनों? तमिलनाडु में। ये यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और ये माहे पड़ता है केरल में। यानी फ्रांसीसी भारत में 3 राज्यों की कुछ कुछ ज़मीन घेरे हुए थे, जिसमें केरल का माहे था, आंध्र प्रदेश का यनम था, और तमिलनाडु का पांडुचेरी और कराईकल वाला क्षेत्र था। अगर हम वर्तमान में देखें, इन चारों ज़िलों को मिलाकर के हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिसे पांडुचेरी कहा गया है, और पांडुचेरी का ही वर्तमान में पुदुचेरी नाम है। ये पुर्तगाली भारत से जाएंगे 1961 ईस्वी में। जब ये 1961 में जाएंगे तो इनसे 1961 में गोवा लिया जाएगा वापस, इन्हीं से यानी दादर व नगर हवेली, और इन्हीं से लिया जाएगा दमन एवं द्वीप, इनसे ये वाला क्षेत्र लिया जाएगा। तो यानी पुर्तगाली और ये फ्रांसीसी भारत में रह रहे हैं, इनके पास भारत का कुछ हिस्सा है, वो अर्जित किया जाएगा, तब उसको भारत में मिलाया जाएगा। ये संविधान का भाग 1 कहता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में क्या हुआ? अभी कुछ समय पहले, लगभग 6 साल पहले, एक अधिनियम लाया गया संसद में, जिसका नाम था जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। यानी जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लाया गया, और 2019 में लाकर के इसमें क्या कर दिया गया कि ये जो जम्मू और कश्मीर राज्य था, इसको राज्य का दर्जा ख़त्म करके इसको संघ शासित प्रदेश बना दिया। संघ शासित प्रदेश बना दिया, और इसके 2 संघ शासित प्रदेश बनाए, जिनमें अगर हम एक की बात करें तो एक तो है जम्मू कश्मीर, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है लद्दाख। यानी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया। इसी के अनुसार इस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये किया गया, इसको लागू किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को इस अधिनियम को क्या कर दिया? लागू कर दिया। आपसे कभी भी पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इसी 2019 में एक और अधिनियम संसद के द्वारा लाया गया, जिसे कहें दादर एवं
नगर हवेली और दमन व द्वीप संघ शासित प्रदेश विलय अधिनियम 2019, यानी संसद के द्वारा इसी समय पे एक और अधिनियम लाया गया, दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव अधिनियम 2019। इसमें क्या किया जा रहा है, संघ शासित प्रदेश का विलय किया जा रहा है। यानी विलय का मतलब ये है कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के एक कर दिए हैं। वर्तमान में ये दोनों ही एक नाम से जाने जाते हैं, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, इस तरीके से। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा इनका विलय किया गया, तो 2019 में जो अधिनियम आया उसके अनुसार इसका विलय किया गया। लेकिन इस अधिनियम को लागू किया गया 26 जनवरी 2020 को। यानी इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 2020 को। इस तरीके से देखा जाए तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी 8 यूटी हैं। इस तरीके से भारत 2 भागों में विभाजित है, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। लेकिन ये हमें थोड़ा ये समझना है कि ये 3 क्षेत्र थे, 3 से घट कर के ये 2 कब से रह गए, ये हट गया है अब शब्द। ये 2 हैं, तभी तो कहा जा रहा है कि राज्य तो 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बात करने वाले उसके बारे में। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम बात करें कि ये सब कब हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, 1955 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, 1955 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद में उसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ही संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू कर दिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया और संसद ने 7वां संविधान संशोधन कर दिया। यानी कौन सा अधिनियम था, कौन सा आयोग बना था? आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग 1955। इस आयोग ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बन सकते हैं। तो इसी आधार पर क्या किया गया, संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार ही क्या किया गया, जो मूल संविधान में जो भाग ग और भाग घ थे, ये दोनों के दोनों भाग संघ शासित प्रदेश से संबंधित थे। संघ शासित
प्रदेश से संबंधित थे। लेकिन ये क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इन दोनों को मर्ज कर करके एक ही बना दिया। इस 1956 के बाद में भारत में जो भाग 1 था उसमें केवल 2 ही शब्द दिखाई देते हैं, एक तो राज्य और दूसरा एक संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश। जिन हम राज्यों की बात कर रहे हैं वो तो भारत में 28 हैं और जिन हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं वो भारत में कितने हैं, 8 हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से संविधान में एक संशोधन हुआ 7वां, और ये जो 7वां संविधान संशोधन है ये कब किया गया, 1956 में किया गया। और 1956 में करके ये भाग ग और घ समाप्त कर दिया। इसको मिला कर के इनमें जो राज्य दे रखे थे, केंद्र शासित प्रदेश दे रखे थे, अब उनको एक ही श्रेणी में रख दिया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग जो 7 था उसको समाप्त कर दिया, निरसित कर दिया, और इसमें केवल एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 238, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो जिस हम आर्टिकल 238 की बात कर रहे थे, भाग 7 की बात कर रहे थे, इसमें एक ही आर्टिकल था। हमने 237 तक हाई कोर्ट के बारे में पढ़ लिया है, 238 निरसित पड़ा है, भाग 7 निरसित पड़ा है। हम भाग 239 हम भाग जो 8 पढ़ रहे हैं वो 239 आर्टिकल से शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कौन कौन से हैं। बड़ा फिलहाल में हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, फिर थोड़ा आर्टिकलों की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं। अगर हम 8 की बात करें, नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, नंबर जो 3 पे है वो है लक्षद्वीप, नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर है पुदुचेरी, नंबर 5 पर दादर एवं नागर हवेली, और दमन व द्वीप। अगर नंबर 6 की बात करें, 6 पे चंडीगढ़, 7 की बात करें तो 7 पर जम्मू कश्मीर, है, और 8 की बात करें तो 8 पर लद्दाख। यानी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें हम बात करें इनकी राजधानियों को लेकर। यही राजधानी
अगर हम दिल्ली की राजधानी की बात करें तो खुद दिल्ली है, खुद दिल्ली है राजधानी। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप की बात करें, इसकी राजधानी है विजयपुरम, विजयपुरम इसकी राजधानी है। विजयपुरम वर्तमान में राजधानी, लेकिन पूर्व में इसकी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। यानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके ही विजयपुरम कर दिया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। अगर हम बात करें पुदुचेरी की, तो ये पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। दादर एवं नगर हवेली की बात करें तो इसकी राजधानी है दमन, इसकी राजधानी क्या है, दमन है। वहीं हम चंडीगढ़ की बात करें तो जो चंडीगढ़ की राजधानी है खुद चंडीगढ़ है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और लद्दाख की बात करें, लद्दाख की राजधानी है लेह, यानी लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। कभी कभी इन केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी भी पूछ ली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम वहीं बात करें आर्टिकलों को लेकर, जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हम आर्टिकल देख रहे हैं, उनमें हमें आर्टिकल देखने आर्टिकल 239। 239 में क्या है, 239 में दे रखा है आर्टिकल 239 संविधान का जो 239 आर्टिकल है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन दे रखा है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन दे रखा है। यानी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, इन राज्यों को, इन केंद्र शासित प्रदेशों को, इन संघ शासित प्रदेशों को कौन चलाएगा, कौन जिम्मेदारी देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा चलाने की। मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 239 के अनुसार राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाएगा। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति आर्टिकल 239 के अनुसार इन सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाएगा। इसमें हम नंबर 1 की बात करें, 239 एक पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब तक संसद कोई भी विधि या कानून नहीं बना देती है, तब तक संघ शासित प्रदेशों का कानून, यानी संघ शासित प्रदेशों को चलाने की पूरी पावर राष्ट्रपति के पास होगी। किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती, नहीं बना देती है, तब तक राष्ट्रपति इनका प्रशासन चलाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है 239 के एक पॉइंट में। यही कारण है कि राष्ट्रपति ने, यही कारण है कि राष्ट्रपति ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इन सब में उपराज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस केंद्र शासित प्रदेश में
राष्ट्रपति ने राज्यपाल का केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली में उपराज्यपाल होता है, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है, लद्दाख में उपराज्यपाल है, पुदुचेरी में उपराज्यपाल है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल है। इन सभी के अलावा जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासक की नियुक्ति की गई है। अब हम बात करें प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, 3 बचे, जिनमें हम बात करें दादर एवं नगर हवेली, एवं दमन व दीव, इसमें प्रशासक है। इसमें कौन है? प्रशासक है। वहीं हम बात करें लक्षद्वीप के बारे में, इसमें भी प्रशासक है। लेकिन जो एक रह गया 8वें नंबर पे, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त नाम दे रखा है, यानी चंडीगढ़ चलाएगा मुख्य आयुक्त। बाकी दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, इनको प्रशासक चलाएंगे, नाम दे रखे हैं। और ये जो 5 हैं, इनमें उपराज्यपाल। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में कभी कभी दे देता है कि किस संघ राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल नहीं है, तो प्रशासक होगा, आयुक्त होगा। यहाँ पे मुख्य आयुक्त, यहाँ चीफ कमिश्नर को कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आर्टिकल 239 का एक पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, कुछ प्रशासकों की नियुक्ति करेगा, जिनमें इन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में तो उपराज्यपाल हैं, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक हैं और चंडीगढ़ में मुख्य आयुक्त है। इस तरीके से ये इस प्रशासन को चला रहे हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। वहीं हम आगे बात करें इस आर्टिकल 239 के दूसरे पॉइंट की। इस दूसरे वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि राष्ट्रपति उन किसी भी राज्य के राज्यपाल को, क्या पावर दी गई है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ शासित प्रदेश के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोई भी राज्यपाल है, उसके निकटवर्ती कोई भी संघ शासित प्रदेश है। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, वर्तमान में एक राज्य पंजाब, ये जो पंजाब है, पंजाब पूर्ण राज्य, यहाँ राज्यपाल रहता है। यहाँ ये कहा गया है कि पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। क्या कहा गया है कि जो पंजाब का जो राज्यपाल होगा, पंजाब का जो राज्यपाल होगा वो चंडीगढ़ का चीफ कमिश्नर होगा। चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त। ये आर्टिकल 239 का दूसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। यही कारण है कि पंजाब का राज्यपाल तो वो है ही है, उसको चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त भी पद दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा दादर एवं नगर हवेली, ये जो दादर एवं नगर हवेली है, इसका जो प्रशासक है ये किसको देखेगा? दमन व दीव को। ये किसको देखेगा? दमन व दीव को।
तो ये 239 ही कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इतने अधिकारी क्यों नियुक्त ज़्यादा बनाए, राज्य का भी बना दे, उसका भी, जो निकटवर्ती राज्य उसी के राज्यपाल को उसका प्रशासक बना दे कि आप इस राज्य को भी देख लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र को भी देख लीजिए। क्या दिक्कत है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में करता है, तो वो उससे भी कह देगा इसको भी देख ले, तो क्या दिक्कत है। इस तरीके से ये प्रशासन चलाया जाता है। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन लिखा हुआ है। इसमें पहला पॉइंट वही है जो हमने अभी बताया है कि जब तक संसद अधिनियम बना करके कोई कानून नहीं बना सकती है, तब तक राष्ट्रपति के पास ये पूरी पावर है कि वो उस संघ शासित प्रदेश को कैसे चलाएगा, और चलाने के लिए वो प्रशासकों की नियुक्ति करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है राज्यपाल की नियुक्ति। जो भी राज्यपाल है उसके निकट में कोई भी संघ शासित प्रदेश है, उनके प्रशासन की जिम्मेदारी भी उन राज्यपालों को सौंप सकता है राष्ट्रपति। ये तो लिखा हुआ है आर्टिकल 239 में। अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 239 क की, ये जो आर्टिकल 239 क है इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। आर्टिकल 239 क क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 239 क, या कहीं पर ए भी दे सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी आर्टिकल ऐसे देगा आर्टिकल 239 क या 239 ए, तो दोनों का मतलब एक ही है। बड़ी ए कहीं भी दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना ये मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में संशोधन करके जोड़ी गई है। जब जोड़ी गई है तो बात क्या है इसमें? मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में एक संशोधन किया गया था, 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन ये 1962 में किया गया। ये 1962 में करके आर्टिकल 239 का एक नया अनुच्छेद बना दिया, नया आर्टिकल बना दिया। इसमें क्या दे रखा है कि जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनमें विधानमंडल बनाया जा सकता है और मंत्री परिषद का गठन भी किया जा सकता है। क्या कर दिया इसके अनुसार? जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए विधानमंडल की भी व्यवस्था की जाएगी, हो सकती है, और वहाँ मंत्री परिषद का भी गठन किया जा सकता है। क्योंकि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें पहले क्या था कि वो संघ राज्य क्षेत्र हैं तो राष्ट्रपति के अधीन काम करेंगे, लेकिन संविधान में क्या किया गया, 14वां संविधान संशोधन कर दिया 1962 में और आर्टिकल 239 का जोड़ दिया। मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में भी विधानमंडल हो सकता है, यह कह दिया गया विधानमंडल हो सकता है। इसी के आधार पे संसद ने संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 बना दिया। कौन सा अधिनियम बना दिया? संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 बना दिया। और 1963 से ही पुदुचेरी में विधानमंडल का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया? विधानमंडल और मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पुदुचेरी है इसमें विधानमंडल है, विधानसभा है, यानी विधानमंडल का ही पार्ट है विधानसभा। यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि पुदुचेरी है उसमें कब से है विधानमंडल,
तो 1963 से है। पुदुचेरी में जो विधानमंडल है ये किस आर्टिकल के अनुसार है? ये आर्टिकल 239 क के अनुसार है। लेकिन दिल्ली में जो विधानमंडल है उसका थोड़ा अलग मैटर है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पुदुचेरी के संबंध में हम आपको बता दें, जिस समय 1962 में बात चल रही है उस समय पुदुचेरी भी संघ शासित प्रदेश है, उस समय अरुणाचल प्रदेश भी संघ शासित प्रदेश है, उस समय पर हिमाचल भी संघ शासित प्रदेश है, उस समय पर मणिपुर भी संघ शासित प्रदेश है, उस समय त्रिपुरा भी संघ शासित प्रदेश है। तो पुदुचेरी के साथ साथ हिमाचल में, मणिपुर में और त्रिपुरा में भी विधानमंडल बना दिया गया और आगे चल करके वो संघ शासित प्रदेश पूर्ण राज्य बन गए, जो आज त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर ये पूर्ण राज्य हैं। ये पहले संघ शासित प्रदेश थे। तो 239 क के अनुसार ये क्या कर दिया, राज्य यानी संघ शासित प्रदेशों में भी विधानमंडल की इजाज़त दे दी गई। और पुदुचेरी में विधानमंडल कब से है? 1963 से। वहीं हम बात करें संविधान के आर्टिकल 239 ख के बारे में। अगर हम आर्टिकल 239 ख की बात करें, ख की बात कर लें, या आर्टिकल ऐसे दे सकता है 239 बी, इसका भी मतलब वही है। और ये आर्टिकल 239 क, यानी 239 ख और 239 बी क्या कहता है, इसके बारे में हमें जानकारी ये करनी है कि ये जो प्रशासक हैं, यानी इसमें 239 ख 239 बी में दे रखा है कि प्रशासक को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। शक्ति प्राप्त है, यानी आपसे पूछेगा कि जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उनमें प्रशासक, यानी संघ राज्य जो क्षेत्र होते हैं उनमें प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? कर सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 239 ख या 239 बी, दोनों का मतलब एक ही है। अब बात ये आती है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया है? तो ये संविधान संशोधन हुआ था, ये 14वां है। अगर हम इस संविधान संशोधन की बात करें तो ये संविधान संशोधन हुआ था 27वां। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 27वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। 1971 में कर दिया गया ये संविधान संशोधन। इसके अनुसार ये आर्टिकल जोड़ा गया और प्रशासक को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अध्यादेश से संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने। आप याद रखना इन चीज़ों को, क्योंकि आने वाली भर्ती एसआई की है। क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती बाद में आएगी, पहले दरोगा की भर्ती आएगी। दरोगा के 4543 पदों पर भर्ती होगी, उसमें पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन आपसे खेलेंगे। और जब तक आप सही नहीं कर सकते हो तब तक उनका आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, बेस क्लियर नहीं करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको दरोगा का पेपर देना है, एसआई का पेपर देना है, तो आप पॉलिटी की क्लासों को शुरू से देखिए। अगर पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आप मुझसे कहना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम अध्यादेश की बात करें तो 3 व्यक्तियों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिखाई दे रही है। क्योंकि अध्यादेश के संबंध में संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 123। ये जो आर्टिकल 123 है, ये क्या कहता है? यहाँ आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वहीं हम बात करें संविधान के आर्टिकल 213 की, 213 में राज्यपाल को भी
अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगर वही हम बात करें आर्टिकल 239 बी की या 239 ख की, इसके अनुसार जो संघ शासित प्रदेश में जो प्रशासक होते हैं उनको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो मिल गया ना अच्छा पॉइंट, क्योंकि ज़्यादातर सबको यही पता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, वैसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। क्या संघ शासित प्रदेशों में जो प्रशासक नियुक्त किए गए वो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्या? मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं था। 27वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में आर्टिकल 239 ख जोड़ा गया और उसमें प्रशासक को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं, आपसे पूछ ले कि जो अध्यादेश की जो अवधि है वो कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तीनों की जो समय है वो कितने हैं? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे तो 6 सप्ताह है कार्यकाल उसका, 6 सप्ताह तक लागू रह सकती है। राज्यपाल करे तो 6 सप्ताह तक, प्रशासक करे तो 6 सप्ताह तक। आपसे पूछेगा कि जो अध्यादेश जारी होता है उसकी अवधि कितनी होती है? आंसर 6 सप्ताह। ऑप्शन में 30 दिन होगा, 6 माह होगा, 1 साल होगा और 6 सप्ताह होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर 6 सप्ताह। और ये 6 सप्ताह कब से शुरू होंगे? जिस दिन विधानमंडल का, संसद का सत्र शुरू होगा, जिस दिन पहली बैठक होगी उसी दिन से गिनती शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4 पहली बैठक से होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अध्यादेश जारी करने के संबंध में आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई। तो आप याद रखना, ये जो आर्टिकल है 14वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में जोड़ा गया है और ये जो आर्टिकल है ये 27वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में जोड़ा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करने वाले हैं थोड़े दिल्ली के प्रशासन के बारे में।